नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सी टेट जो 2021 में जनवरी में पेपर हुआ था उसके पार्ट सेकंड गणित। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाया हमने। तो यहाँ पर पार्ट सेकंड गणित में देखेंगे और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानने के लिए। ठीक है, पहली बात तो देखिए मैथ्स में लेवल तो कहते हैं काफ़ी इजी रहता है, लेकिन ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तरीका सिंपल है लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ कर दी जाती है जिससे समझने में चीज़ें प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए 15 तो आपको मेथड से पूछे जाएंगे, है ना, और 15 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सॉल्यूशन से पूछे जाएंगे। तो वो कैसे करने हैं, पहली बात ध्यान से समझ लीजिए। जो NCERT, ठीक है, NCERT की आपने बुक अगर नहीं देखी है तो उनको ज़रूर एक बार देखिए। अभी फ़िलहाल मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, क्लास 4th 5th 6th। ठीक है, ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं इसमें जो पेपर फर्स्ट आता है। ठीक है, और इसमें जो लॉजिकल क्वेश्चन दिए होते हैं समझने के लिए, और कई क्वेश्चन यहाँ से बीच बीच से पूछे गए हैं। NCERT के अलावा आप कोई भी मतलब अच्छी बुक ले लीजिए क्लास 5th 4th, उसमें जो टॉपिक दिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस लगभग सारे चैप्टर क्लास 4th और 5th में मिल जाते हैं। तो वो आपको देखिए, एक ही चीज़ होता है क्वेश्चन को समझना। और आपने बुक में ध्यान से देखा होगा जब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कुछ रूल्स बताए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट होता है, भिन्न स्टार्ट होता है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में बताया जाता है कि जब सबसे पहले हमें पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे। भाई किसी पेज को ले लिया, है ना, उसको कट करके दिखाएंगे उसके छोटे छोटे पार्ट्स को, या फिर एरिया से संबंधित चीज़ें सबसे पहले बताई जाती हैं बुक में कि बॉक्स बना बना कर उसका एरिया निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं सी टेट में, थोड़ा सा लॉजिकल रहता है। ठीक, तो पहले यहाँ पर देखेंगे पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर को वाले जो है 48 छोटे वर्गों। तो यहाँ पर जो 48 छोटे वर्ग हैं, मतलब ये वर्ग हैं 1 बाई 1 के, और कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, मतलब इन वर्गों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो एरिया से मतलब क्षेत्रफल से प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ पर आपको गुणनखंड की विधि आनी चाहिए, जो फैक्टर्स मल्टीपल्स है ना, ये सब आना चाहिए अच्छे से। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल आपका 48 ही आया है, लेकिन छोटे छोटे वर्ग कितने हैं 48। तो आपको ध्यान रखना है कि 48 को 48 को हम इसके जो है क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। ठीक, फैक्टर्स करके देखेंगे कितने तरीके से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक तरीका हो गया 2 गुणे 24 का 48 होता है। तो यहाँ पर हमारा एरिया 48 ही आना चाहिए। एरिया का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक बार तरीका ये हो जाएगा, अगर हम लंबाई को 2 कर दें, ठीक है, मतलब 2 वर्गों की लंबाई लेकर अब इधर बढ़ते जाएं कितने 24 तक, 24 वर्गों में इसको डिवाइड कर लें ऐसे ऐसे। ठीक है, तो 24 हो जाएंगे टोटल जब, तो कितना होगा 2 गुणे 24 मतलब 48 आपका निकल आएगा, है ना। एक तरीका ये हो गया, तो ध्यान से समझिएगा इसको। 48 एक ये हो गया। अब इसके फैक्टर ऐसे आपको करने हैं। एक हमने किया था, एक ये भी तरीका हो सकता है 1 गुणे 48। ठीक है, एक लाइन में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लंबाई को 1 ले लेंगे चौड़ाई, या लंबाई को 48 चौड़ाई को। दूसरा हमने अभी बताया था उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 गुणे 24। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा, अगर हम 48 के फैक्टर्स करेंगे तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 गुणे 16 कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम अगले में अगर इसके फैक्टर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 गुणे 12। ठीक है, तो मतलब ये तरीके हैं, एक ये हो गया, 4 तरीके यहाँ पर कंप्लीट हो गए, और आगे हम देख लेंगे। ठीक है, 4 गुणे अब 5 के रूप में कोई भी अगला फैक्टर नहीं निकलेगा, 6 के रूप में निकल जाएगा। 48 को अगर हम 6 गुणे 8 कर दें, ठीक है, 6 गुणे 8 फिर भी 48 हो जाता है। अब इसके ऊपर के अगर हम जाएंगे, 6 के बाद 7 का नहीं होगा,
5 तरीके तो ये निकल आए, इसके आगे भी चेक कर सकते हैं। 48 के और फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 8 हो गया यहाँ पर, है ना। और उसके बाद 7 से नहीं बनेगा, फिर 8 से अगर बनेगा तो 8 गुणे 6 वापस आ जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब अब जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे यही नंबर हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे, तो वो दो बार हो जाएंगे, तो वो हमें नहीं गिनना है। तो यहाँ पर टोटल 5 तरीके निकल आए हैं। ठीक है, समझ में क्वेश्चन आया है तो एक बार लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करेंगे ताकि अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं, और डायरेक्ट आंसर बताने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं होगा। नंबर 32 है क्वेश्चन नंबर, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरे से जो है रूही, यहाँ पर एक लड़की है और विद्यालय में एक पंक्ति बनी हुई है, दोनों सिरे से वो लड़की क्या है 19वें स्थान पर है। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, मतलब इस साइड से 19वें स्थान पर है और इस साइड से भी वो 19वीं ही पोजीशन पर है, मतलब इधर कितने वो बच्चे हुए 18, इधर भी 18 हुए, तो टोटल तो 36 हो गए ये, लेकिन इसकी 19वीं पोजीशन तो एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर जो 37 करेक्ट विकल्प बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। देखिए टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, टाइम से रिलेटेड है और ऐसे क्वेश्चन एक बार 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नंबर पक्का कर लीजिए अगर आपको टाइम की सही से पहचान है। ठीक है, वो ट्रेन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर किसी व्यक्ति से कहीं के पहुंचने से। तो यहाँ पर अस्मिता, ठीक है, अस्मिता कोई है, कर्मचारी है, जो भी है, विद्यालय की गोष्ठी में, मतलब वो कहाँ पर मीटिंग में पहुंची है, गोष्ठी में कितने पर पहुंची है, 8:30 AM से 15 मिनट पहले। इसका मतलब 8:30 से वो 15 मिनट पहले पहुंची कितने पर, इसका मतलब क्या हुआ, वो 8:15 पर। अब अगली लाइन है, वह अपने सहकर्मी, मतलब उसका कोई क्या था, सहकर्मी था, और सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची। अब सहकर्मी से आधा घंटे पहले, इसका मतलब 8:15 पे पहुंच चुकी है, सहकर्मी से आधा घंटा पहले, तो सहकर्मी कितने पर पहुंचा होगा भाई, इसके आधा घंटे बाद, मतलब वो सहकर्मी पहुंचा होगा कितने पर, 8:45 पर, मतलब 8:45 AM पर। आगे कह रहा है जो सहकर्मी से आधा घंटे पहले वो पहुंची। अब जो हुआ है सहकर्मी के लिए जो यूज़ हुआ है, जो कि गोष्ठी, मतलब जो मीटिंग थी गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा, मतलब जो सहकारी का टाइम ये दिया गया है सहकर्मी का, ये 40 मिनट लेट पहुंचा है। तो इससे 40 मिनट, अब गोष्ठी का निर्धारक समय क्या था, निर्धारित समय, तो ये जब 40 मिनट लेट पहुंचा है तो निर्धारित समय अगर हम 40 मिनट घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 8:05 AM निकलेगा। देखिए क्वेश्चन अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही समझने में, थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 8:05 यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, एक क्वेश्चन तो 100% ऐसे पूछा ही जाता है। 34 में, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, संख्या जो है 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा मतलब 50। अब इसके कह रहा है 100 के आधे से अधिक है, मतलब इससे बड़ी संख्या है। अब आगे क्या कह रहा है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। मतलब कि ये जो संख्या बताई गई है 6 दहाई, 6 दहाई मतलब 60, 6 दहाई का मतलब होता है 6 गुणे 10। ठीक है, ये वर्ड आपको पता होनी चाहिए, 6 दहाई मतलब 6 गुणे 10। तो ये क्या हुई, 60 से अधिक है संख्या और 8 दहाई से कम है। 8 दहाई मतलब 8 गुणे 10, 80, 80 से कम है। अब मतलब 60 और 80 के बीच में आ गया मामला। फिर कह रहा है इसके अंकों का योग 9 है। तो अंकों, जो दोनों अंक दिए हैं इनका योग कितना है, 9 है। तो अगर हम बाय ऑप्शन चेक करेंगे तो ऊपर की तीनों संख्याओं के अंकों का योग 9 है। अब 81 तो वैसे भी गलत है क्योंकि संख्या 60 और 80 के बीच में है। फिर आगे है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है। दहाई का मतलब जो इधर होता है। अब इसमें ध्यान से देखिए,
इकाई के अंक से 2 गुना है, 2 दूनी 4, अगर ए ऑप्शन होता तो 42, तो वो भी गलत है। बी ऑप्शन आपको जो मिल रहा है इसमें देखिए सीधे कहा गया है दहाई का अंक जो 6 है इकाई के अंक से 2 गुना है, तो संख्या यही होगी ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 वाला होगा करेक्ट। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर यहाँ पर पैसों से संबंधित थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में खास तौर से वो होते इजी हैं बट टाइम टेकन होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। तो विभिन्न स्टेशनरी जो लेखन सामग्री है, वस्तुओं की जो है इनकी कीमत नीचे दी गई है, ठीक है। तो पहले तो आप कीमत देख लेंगे अच्छे से। क्रेयॉन का जो एक पैकेट है 15 रुपये 50 पैसे, फिर पेंसिलों का एक पैकेट इतने का है, स्केच पेन का पैकेट इतने का है, एक कैंची का इतने का है, एक रबड़ इतने की मिलेगी, चमकीले कागज की एक परत शीट 2.5 रुपये की है, मतलब सबका रेट दिया गया है। अब क्वेश्चन नीचे पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है ना, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, ये इतने चीज़ें वो खरीद रहा है, ठीक। तो अब इतनी खरीदेगा तो सबको लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक पैकेट कैंची या एक कैंची, चमकीले कागज की 5 शीटें, एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, तो उसको कुल कितना भुगतान है। इजी, कुछ दिक्कत नहीं होगी, बस इसमें देखना पड़ेगा एक की कीमत कितनी है और कितने वो खरीद रहा है, ठीक है। थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ पर, अब आ जाएगा एक पेज पर। एक पैकेट क्रेयॉन, क्रेयॉन आपको इसमें ढूंढना है, क्रेयॉन सबसे ऊपर है, तो एक पैकेट क्रेयॉन 15 रुपये, तो इसको अलग हम लिखते जाएंगे 15, है ना, ये हो गया। फिर कह रहा है 2 पैकेट पेंसिल, पेंसिलों की संख्या, एक पैकेट पेंसिल का 14 रुपये दिया गया है, तो आपको 14 नहीं जोड़ना है, 2 पैकेट बात करी गई थी, तो 14 तो नहीं, यहाँ पर हम जोड़ लेंगे 28, है ना। तो 28 हो गया, केवल 28 ही रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, एक पैकेट स्केच पेन, स्केच पेन ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पर एक पैकेट है, तो ये ऐसे ही जुड़ जाएगा 22.50। फिर है एक कैंची, तो एक कैंची 17 रुपये की है, तो 17.00। नेक्स्ट है फिर चमकीले कागज की 5 शीटें, है ना, 5 शीट हैं जो ग्लेज्ड पेपर है, ठीक है, उसकी चमकीले कागज़ की, तो चमकीले कागज़ की एक शीट कितने की थी, 2.5 रुपये की, तो अगर 5 शीटों की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अभी मल्टीप्लाई आपको करना चाहिए, तुरंत 5 से गुणा करिए, 12.50 आएगा। फिर क्या कह रहा है, एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, तो सजावटी स्टिकर कितना, एक पैकेट है, तो ये 5 रुपये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सीधे सीधे तरीके से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो इधर के नंबर जोड़ेंगे तो 150 आएगा, मतलब 50 हो जाएगा, एक हासिल में हो जाएगा, कैरी आ जाएगा। 8 5 13 14, 14 2 16, और यहाँ पर 16 और 7 हो जाएगा 23, 23 25 5 30, मतलब 3, और कैरी आपका 3 आ जाएगा, तो 3 1 4 1 5 5 और 2 7 7 2 9 1 10, मतलब 100.50 आ जाएगा आंसर आपका। तो ऑप्शन हम चेक कर लेंगे यहाँ पर, 3 नंबर 100.50, मतलब सी वाला करेक्ट हो गया टोटल अमाउंट, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझना है। फिर देखिए यहाँ पर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि क्वेश्चन इजी होते हैं, आपका जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को, ठीक है, 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है, ठीक है, तो 23:40 हुआ है, और मुंबई में 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय, मतलब वो कितनी देर यात्रा करती है। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए 30 मई है, ठीक, तो आपको पता होनी चाहिए मई 31 का तो नहीं है कहीं पर, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो मई 31 की होती है। तो यहाँ पर देखिए 31 डेट गुम कर दी गई है, तो वो आपको टोटल देखना है। तो 31 मई की बात ही नहीं करी गई है, तो वो बीच में पूरा यात्रा में चला जाएगा, तो उसके तो 24 घंटे हमने ऐड कर ही लिए।
अब बात करते हैं 30 मई को कितनी देर तक चला था, 23:40, मतलब बचा कितना था, 24 बजने में केवल 20 मिनट। तो 24 घंटे अलग हम रखेंगे, बाद में ऐड कर लेंगे। ये यहाँ पर है 20 मिनट केवल, और फिर 31 में बीत गया। ठीक, अब बात करेंगे 1 जून को कितनी देर तक चला होगा, ये भी ऐड कर लीजिए, 5-15 घंटे। तो मतलब 5 घंटे 15 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा। मिनट मिनट से ऐड होता है, घंटे घंटे से। तो ये 5 घंटे 35 मिनट यहाँ पर होंगे, और प्लस 24 घंटे इधर टोटल थे, तो 24×5 29 घंटे 35 मिनट हो जाएगा। तो 29 घंटे और 35 मिनट हम चेक कर लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 वाला बनेगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। ठीक है, तो काफ़ी थोड़ा सा अब यहाँ पर स्क्रीन पे उतना लिखना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। 5 अंकों वाली संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सारी 5 अंकों वाली संख्या दी गई हैं, और बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा हम। ठीक, 5, अब यहाँ कह रहा है 100वें स्थान का जो अंक है, 100वें स्थान का अंक जो है 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो 100वें स्थान का अंक अगर हम चेक करते हैं तो 10,000वें का 3/4। आगे हम चेक करेंगे 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3। तो 10वें स्थान का अंक अगर हम यहाँ पर एक एक चेक करेंगे, ठीक है, तो 10वें स्थान का अंक यहाँ पर दिया गया है किसके, 100वें का 2/3। तो देखिए इसमें 100वें का 2/3 है, मतलब 6 का 2/3 अगर हम निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक, आगे हम ऐसे चेक करेंगे तो ये भी आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये आएगा। तो इस लाइन से तो एक ऑप्शन कट हो गया। पहली लाइन में क्या था, 10,000वें अंक के स्थान का अंक का 3/4 है, मतलब जो 100वें स्थान का, 100वें स्थान में इसमें 7 था। अब 8 का यहाँ पर था आपका 6, 8 का 3/4 देखिए 6 आ रहा है, यहाँ पर 8 लिया, यहाँ पर 6 लिया, 8 का 3/4 है ना, तो 4 दूनी 8, 2 3 6, मतलब ये अभी ऑप्शन कट नहीं करेंगे, ये वाला ऑलरेडी कट हो चुका है। फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें 3 और इसमें 4, ये भी अभी करेक्ट है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से। तो 2 ऑप्शन बचे, अब आगे हम चेक करेंगे। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। जो 10वें स्थान का अंक है, 10वें स्थान का अंक इन दोनों में चेक करिए, 4 और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 ही है, 2 का वर्ग 4 है। तो इसका मतलब इस लाइन से पकड़ में आ गया यहाँ पर, मतलब इसके और भी तरीके हैं, लेकिन बाय ऑप्शन चेक कर लिया तो यहाँ पर इतने से ही हमें पता चल गया। तो 37 में आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17,863 मतलब 17,863 पाने के लिए इतने जो नंबर दिए गए हैं, इसके योग में क्या घटाना होगा। तो इसके योग पहले हम निकालेंगे, इसका योग तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, 1 को 1 से ऐड करेंगे, है ना, 8 8 8 24 आएगा, और 2 आपका कैरी हो जाएगा। फिर टेंस की वैल्यू को 8 और 0, मतलब 8 है इसमें और 2 10, तो 10 को 10 ही 0 लिखेंगे, कैरी फिर 1 आएगा। फिर सब में देखिए इसमें 0 इसमें 0, ऐड करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। 8 1 9 है, फिर 8 8 8 मतलब 24, इतना आएगा 24,904। अब इसमें पूछ रहा है इसके योग, ये योग निकल आया, क्या घटाएं, मतलब माइनस क्या कर दें, -x कर दिया तो आपका निकलेगा 17,863, ये निकल रहा है। तो हम सीधी से बात करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम टोटल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, या फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर निकल आएगा, मतलब इस नंबर से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 4 - 3 1 रहेगा। फिर यहाँ पर 10 है, ठीक है, 10 से ये हम क्या करेंगे, 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। फिर यहाँ पर 8 बचा था, 8 से 8 0 बच गया। फिर 4 से 7 मतलब 14 से 7, तो 7 बचेगा। फिर 1 है, 1 से 1 ऐड सब्ट्रैक्ट, तो इतना 7041, मतलब ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है,
ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। 16 लीटर की बाल्टी है, ठीक है, और ये पूरी पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है और बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो फिर से एक बार ध्यान, 16 लीटर पानी है, जो बकेट है आपकी वो 16 लीटर की है, ठीक। अब उसमें बाल्टी से पानी को छोटे छोटे बर्तनों में निकाल के डालना है, लेकिन डाला किससे जा रहा है? तो बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग लिया गया, 50 बार निकाला गया है मग से, मतलब 16 लीटर पानी को 50 बार निकाला गया है और बर्तनों में भर दिया गया। अब उस मग की धारिता, तो टोटल पानी 16 लीटर था, 50 बार निकाला गया है, तो 50 से भाग दीजिए। अब यहाँ पर 16 को हम 50 से भाग नहीं दे सकते ना, देंगे भी तो पॉइंट में आएगा, लेकिन आंसर याद रखें मिलीलीटर में है। तो जो लीटर है पानी उसको हम मिलीलीटर में जब चेंज करेंगे, देखिए लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, ये ज़रूर आपको आना चाहिए। यहाँ से 1 या 2 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे, ठीक है। जो यूनिट होती है लीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब चीज़ें, तो ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। तो 16,000 को हम 50 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट करेंगे। अब 1600 है, मतलब 1600 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जार 15 होगा, है ना। यहाँ पर 1 बचेगा, 5 2 जार 10 एंड 0, तो 320 मिलीलीटर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 बनेगा आपका, मतलब लास्ट वाला 4 नंबर आपका रहेगा इसमें करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े होते हैं, जितनी स्पीड होगी आपको क्वेश्चन को पढ़ने में उतनी जल्दी आप समझकर कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाती है, ठीक है। पहले 2 किलोमीटर चलती है तो कितने 50 जो है 50 रुपये का भाड़ा। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा दिखाता है, मतलब 2 किलोमीटर तक 50 रुपये, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है कि प्रति किलोमीटर, मतलब अगर प्लस 1 किलोमीटर चला तो कितना रुपये ऐड होगा? 16 रुपये ऐड होगा। फिर +1 चलेगा, फिर 16 ऐड होगा, लेकिन आगे चल कितना रहा है? मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया है, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी निकालनी है। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास टोटल पैसे यहाँ पर पता हैं, तो दूरी इधर से पता चलेगी, पैसे इधर हमें टोटल पता हैं। तो देखिए कैसे पता चलेगा। 258 रुपये हैं, पहले 50 रुपये हम घटा देंगे 258 में, तो सीधे 208 बचेगा, ठीक है। 50 क्यों घटाया? क्योंकि शुरू के 2 किलोमीटर वो ऑलरेडी तय हो गए हैं, तो 2 किलोमीटर हमारा हो गया डिस्टेंस। अब आगे हर 1 किलोमीटर पर 16 रुपये ऐड हुए थे, तो हम क्या करेंगे, बाकी के जो बचे पैसे हैं इसको हम 16 से पहले भाग दे दें, तो जितना आएगा वो आगे की दूरी हो जाएगी, ठीक। तो 16 से हम इसको भाग देंगे, तो यहाँ पर 16 एकम 16, 16 1 जार 16, 4 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, फिर 8 को यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 16 3 सा 48, मतलब 13 आ गया। मतलब आगे कितना चला था ये 1 1 करके 13 ये आया, और 2 पहले चल रहा था वो, तो 13 2 15। तो देख लीजिए यहाँ पर 15 किलोमीटर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बनता है पूरी तरीके से करेक्ट। इसकी आंसर शीट भी हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप मैच कर लें। 41 है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है, ठीक है। मतलब मारिया और शहनाज के अंक दिए गए हैं यहाँ पर, और प्रत्येक ने इस सब्जेक्ट में कौन कौन से कितने में अंक मिले हैं उसको। तो मारिया को अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में 474, शहनाज को 81, गणित में 88 इसको मिले हैं, इसको 78। मतलब पूरा चार्ट आपको एक नज़र में देख लेना है, फिर बढ़ना है तुरंत आपको क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही कथन को पहचानना है। लिखा गया है दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है।
तो इसमें हम जल्दी से देख लेंगे, ठीक है, सही कथन क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक बार, हाँ, क्वेश्चन है ऊपर, नीचे देखिए, इसको हमें देखना पड़ेगा। ये इतने पर सेट कर लें। अब पढ़िए क्वेश्चन। और पीडीएफ अगर थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में, जिसको इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में ताकि देख ले। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। मतलब मारिया और शहनाज, तो मारिया देखिए पहले थी, अब बाद में, मारिया पहले शहनाज बाद में है। तो भाषा आपको पता होगी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा होती हैं, बाकी भाषा नहीं होती, बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं। तो इसमें पूछा गया मारिया ने शहनाज से भाषाओं को छोड़कर, बाकी सब में ज़्यादा अंक लिए हैं। देखिए भाषा में इसके कम है, हिंदी में और इसमें तो ज़्यादा हैं, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो 90 इसमें अधिक प्राप्त किए हैं, इसमें अधिक प्राप्त नहीं किए हैं सामाजिक विज्ञान में, तो ये गलत है ऑप्शन। फिर है मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। मतलब मारिया ने देखिए शहनाज से, एक तो सब्जेक्ट हो गया गणित में ज़्यादा पाए हैं, दूसरा हो गया आपका ये, तीसरा ये, 3 विषयों में ज़्यादा पाए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड क्या पूछा गया है, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। मतलब गणित और विज्ञान, पहले मारिया के देखेंगे गणित में और विज्ञान में कितने हैं। यहाँ पर बनेंगे 178। तो कह रहा है शहनाज के कुल प्राप्त इन्हीं 2 विषयों में से अधिक हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे 78 है, इनका 82 है, तो इनको ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर 160। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है। आगे हम चेक कर सकते हैं वैसे, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बनेगा करेक्ट। ठीक है, अगला है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। तो एक बार ध्यान से जरूर इनको देखना है, ठीक है। मारिया और शहनाज, अब इनको टोटल करना पड़ेगा। थर्ड में क्या कहा गया था, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक। सॉरी, यहाँ पर पहले शहनाज की बात कर ली गई थी, तो शहनाज का तो इधर है, तो ये गलत हो जाएगा, इसके अंक कम थे, जबकि इसमें अधिक कर दिया गया है। तो लास्ट वाला ही ऑप्शन, तीनों जब गलत हैं तो लास्ट वाला ही सही होगा। सारे चेक कर लीजिए, बराबर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट है गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। गणित का शिक्षण अधिगम से पूछा गया प्रश्न। तो भ्रांति को रोकने के लिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पर, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले, मतलब ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। जो मुक्त उत्तर हैं उनसे क्या बचना चाहिए, या फिर संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहन करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, ये भी गलत है। वांछनीय है, मतलब जो चीज़ एक्सेप्ट करी जाए, तो खुली पुस्तक परीक्षा से बचना नहीं चाहिए, गलत होगा। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। अनुकरण यहाँ पर बात, गणित में अनुकरण करने की कोई बात नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग भी बच्चे हल कर सकते हैं। यहाँ पर भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से कहीं बचने की बात है तो ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी कर बनेगा करेक्ट, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहन करना चाहिए। अगला है गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, गणित के कक्ष में ये प्रश्न जो प्रस्तुत किए हैं, तो इसमें देखिए सारे प्रश्न आपको एक बार पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब सारे ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, है ना। तो ये अब यही चीज़ होगी दिक्कत, और जो ऑफलाइन मोड होता है काफ़ी इजी रहता है, एक नज़र में पूरा हमारे सामने होता है। हालांकि ऑनलाइन में भी सामने रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे बार बार हम इसमें कुछ टिक नहीं कर सकते, और ऑफलाइन में दिक्कत नहीं होती है बड़े बड़े क्वेश्चन को पढ़ने में। ठीक, तो 43 में यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन नंबर आपका डी है। थोड़ा सा लंबा है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, इसको आप समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 44, गणित शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से
किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम होती है? तो किसका प्रभाव? प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, तो ये तो होगा ही, प्रतिपुष्टि में ज़्यादा वृद्धि होगी। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग में शिक्षण में परिवर्तन करना, ये भी सही है। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, या फिर छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो ये तो वैसे भी निगेटिव मिल गया एकदम इजी तरीके से, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही बनेगा। 45 है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक चतुर्भुज है और एक आयत है। उसने क्या अनुभव किया कि जो वर्ग है ये चतुर्भुज भी है और आयत दोनों है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? वैन हील के जो मानस चिंतन है, गणित में इनसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वैन हील का जो मानस चिंतन है उसके चरण के बेस पर यहाँ पर वो दूसरे स्तर पर होगा। नेक्स्ट है, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज अ होल नंबर, मतलब किन्हीं दो पूर्ण संख्या आपको पता होनी चाहिए, क्लास 6 में पढ़ी जाती हैं। जो होल नंबर होते हैं इनका योग एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। किस प्रकार उल्लेखित? ये गुण है, सही है। किस प्रकार उल्लेखित करेंगे हम यहाँ पर? संवरक गुण, या फिर क्रम विनिमय गुण, या साहचर्य गुण, या वितरण गुण। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगी वो इसके गुण को यहाँ पर प्रदर्शित करेगी। मतलब कोई भी दो अंक हैं, मान लीजिए कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं, इनका योग क्या हमेशा पूर्ण संख्या ही होगा। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, संवरक गुण। क्रम विनिमय क्या होता है? आगे पीछे लिख दिया जाता है अंकों को। फिर है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, बिल्कुल सही है, सामाजिक प्रक्रिया है ये। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं। तो संस्कृति और संदर्भों की यहाँ भूमिका नहीं की बात कर रहा है, तो यही सत्य नहीं होगा, जबकि इसकी भूमिका होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर संस्थाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? प्राथमिक मतलब संस्थाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर सत्य कथन में एक ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन कोई भी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना, तो अंतर्दर्शी समझ को जरूर प्रोत्साहित किया जाता है, ये सही बनेगा। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सीखना चाहिए। यहाँ पर बच्चों की बात करी गई है, गणना करने से पहले उनको उस संख्यांक का रूप लिखना आना चाहिए, सी भी सही। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित, अनुक्रम की जो असंगति होती है उसे बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ए और सी यहाँ पर अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित, हाँ मतलब अनुक्रम की असंगति को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। असंगति मतलब जो आगे पीछे अंक हैं उनके अनुक्रम, आगे को पीछे मतलब बीच बीच से अंक बोलकर सिखाने जाने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सी वाला गलत होगा, क्योंकि पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना चाहिए, गलत है। यहाँ पर ए और डी करेक्ट विकल्प है। फिर 49 नंबर, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो गणित के बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब यही सही है तो आगे हम चेक कर लेंगे। फिलहाल परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना नहीं, और उच्च पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, बिल्कुल नहीं। हालांकि ये सही है, लेकिन सीटेट में बहुत सारी चीज ऑप्शन होते हैं कंफ्यूज करने वाले, लेकिन सबसे जो प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर बात करी गई है ना, तो वो जीवन के साथ गणित को जोड़ने की सबसे इम्पोर्टेंट बात करी गई है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट 50 है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन या द्विक स्थान की समझ विकसित होने की
सर्वाधिक संभावना होती है, मतलब त्रिविम जो है विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक जो है संभावना किसमें होती है? एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, या फिर सुडोकू पहेली को हल करना, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, या आंकड़ों के निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। तो यहाँ पर क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों को त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल जो शेप है ना, उनकी बात करी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा देखेंगे। एक्टिविटीज इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पैटिकल रीजनिंग एमंग स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिविम विवेचन की बात करी गई है, द्विस्थान की समझ, तो संख्या चार्ट में नमूने पहचानने की बात नहीं, सुडोकू पहेली को हल करने में केवल संख्याओं पर ध्यान दिया जाता है। जो चौपड़ खेला जाता है, जो उसकी आकृतियां हैं, ये इससे संबंधित हैं द्विस्थान की समझ से। ऑप्शन नंबर सी बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए, अगर आपको फ्रैक्शन पढ़ाना है तो इनमें से क्या अत्यंत उपयुक्त है? हालांकि उपयुक्त तो सभी हैं, लेकिन अत्यंत मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट सुटेबल कौन सा है? ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो गिनतारा का यूज़ करना, या जियोबोर्ड का यूज़ करना, संख्या चार्ट, या किंजनियर छड़ें। तो यहाँ पर देखिए, जो किंजनियर छड़ें होती हैं ना, ऐसे छड़ें जो होती हैं, इनको फ्रैक्शन के रूप में पढ़ाना सबसे ईजी होता है। छोटी बड़ी या कौन इसकी याद है ना, ऐसे रूप में हम पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गणित की जो प्रकृति है, सत्य कथन को मतलब असत्य कथन को चुनना है। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही, तर्क तार्किक होना चाहिए। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, तो जो इनकी संकल्पनाएं होती है श्रेणीबद्ध होती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है, मतलब यही असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट बनेगा। कह रहा है कि कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं होती, जबकि मैथ में होती है इनकी आवश्यकता। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव, क्रम सूचित कर रहा है जो मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल, तो ये क्रम सूचक है फिलहाल। यहाँ पर आगे देखेंगे 3 कमरे, ये क्रम सूचक नहीं है। 3 टीम, ये भी नहीं है। 3 पेंसिल, ये भी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा करेक्ट। 54 है शुद्ध कथन को पहचानिए। जो शुद्ध कथन है उसको पहचानना है। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा, मतलब कि स्टेटमेंट दिया गया है यदि 2 आकृति दी गई उनका क्षेत्रफल समान है तो परिमाप समान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो क्षेत्रफल समान होगा, बिल्कुल नहीं, ये दोनों अपोजिट दे दिए हैं, गलत हैं दोनों। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान नहीं होता है, परिमाप का नहीं होता है ना, इसका लेंथ होता है केवल, बल्कि इसमें स्क्वायर होता है एरिया में ना, मतलब कि स्क्वायर होता है। फिर किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। कोई भी आकृति है, ठीक है, उसका जो आकार होता है उसी से परिमाप का निर्धारण होता है। कैसी आकृति है उसके बेस पर इसका परिमाप पता चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर 4 सही होगा। 55 देखेंगे गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन को पहचानना है गणितीय पाठ्यक्रम के रूप में। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध कथन को पहचाना है ना, तो बीजगणितीय नियम है उनको डाली जा सकती है। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, बिल्कुल गलत। देखिए अगर आपने बुक देखी होंगी 5th से मतलब 8th तक अगर आप बुक देखे होंगे, और वैसे बुक देखनी भी चाहिए, ठीक है। अगर मैथ्स या फिर कोई EVS पार्ट है तो आपको बिना बुक देखे पेपर को नहीं देने नहीं जाना है। कोई भी बुक लीजिए, ठीक है, मैथ्स की 5th 4th 6th इनकी बुक एक बार ज़रूर देखिए, कौन से टॉपिक दिए जाते हैं, इनको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने प्राइमरी लेवल में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया तो आपको प्रॉब्लम उतना नहीं होगी, ठीक। तो ये केवल उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 to 8, जबकि भिन्नों की संकल्पना क्लास 3rd से स्टार्ट हो जाती है, 3rd 4th से। तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन गलत है।
समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ऋणात्मक अंक होते हैं इनकी संकल्पना क्लास 6 से स्टार्ट होती है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर। ये भी गलत है। जब एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे तो क्षेत्रफल की जो होती है वो क्लास 4 से स्टार्ट हो जाती है, 4th 5th में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा ये भी पूरी तरीके से। तो यहाँ पर फिलहाल डाली जा सकती है, ये वैसे 3 गलत हैं तो यही सही माना जाएगा। 56 है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। जो त्रिभुज की अवधारणा, अगर आप ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, तो उसका परिचय अगर दे रहे हैं तो उसके संबंध में शुद्ध कथन आपको पहचानना है। तो सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए, या फिर संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज, ऐसा बिल्कुल नहीं, केवल समबाहु त्रिभुज पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर। ऐसा नहीं होगा, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करी जानी चाहिए। तो ये सही होगा, ताकि वो कंफ्यूज भी ना हो, हर आकृति को अच्छे से पहचान ले। सबसे पहला काम पूछा गया है ना परिचय देते समय, सबसे पहले आप सभी आकृतियां उनके सामने रखेंगे, फिर एक एक करके बताएंगे कौन सी क्या है। अगला क्वेश्चन है 57, एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या। यहाँ से भी एक क्वेश्चन लगभग पूछ ही लिया जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है भाजक जो है भागफल का 5 गुना, शेषफल लास्ट में दिया है 5, तो रिमाइंडर 5 है, याद रखिएगा। फिर उससे पहले क्या बात करी गई है, शेषफल का 2 गुना कौन है, भाजक। क्यों कह रहा है भाजक भागफल का 5 गुना है लेकिन शेषफल का 2 गुना, तो भाजक क्या होगा, यहाँ पर डिवाइजर जो होगा वो होगा किसका, शेषफल का 2 गुना, मतलब 10 हो जाएगा। अब भागफल क्या कहा गया था, भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है मतलब भाजक क्या आया, 10 आया, वो भागफल का 2 गुना है, 5 गुना है, तो इससे भागफल क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। इसी का तो 5 गुना हुआ ना ये, तो यहाँ पर भागफल क्या आएगा, 2 आएगा। तो सूत्र होता है भाज्य बराबर या संख्या बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक मतलब 2 है, गुणे भागफल कितना है, यहाँ पर देखिए 10 है, नहीं भाजक भाज्य 10 + 5, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 + 5 25। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 25 कौन सा, देखिए 57 में थर्ड वाला बन रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी 25 का। देखिए 25 यहाँ पर है। नेक्स्ट है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, मतलब 5 जो क्रमागत संख्या है उनका योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, तो अगर 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20, तो क्रमागत संख्याएं क्या होंगी भाई, x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इनका योगफल 20 है, मतलब संख्याओं का योग कितना है, 20 है। तो यहाँ पर अगर योग निकालेंगे तो 5x प्लस क्या होगा, 2 1 3 3 6 6 4 10, इतना ही बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 10, 5 से 5 कटेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो x बराबर कितना हुआ, 2। अब x की वैल्यू तो 2 आ गई। अब 3, शुरुआत की 3 क्रमागत संख्या है, तो 3 ये हैं, मतलब 2 वैल्यू है तो 2, और ये आएगा 3 2 3 5 5 2 7 2 9, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, 9 आएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी देख लेंगे। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है, मतलब ये इतना क्षेत्रफल है। ठीक, तार है, इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल घेरा बताइए, या क्या होगा।
तो जो तार है वर्ग रूप में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग है तो भुजा या साइड गुणे साइड बराबर यहाँ पर है 144। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर इसके गुणनखंड निकालेंगे तो 12 गुणे 12 होगा। तो साइड की वैल्यू क्या आ गई 12, मतलब साइड या भुजा बराबर आ गई 12। ठीक, इससे अब इसमें कहा गया था तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक, तो पहली बात याद रखिए, भुजा आपकी आई है 12। अब इसका परिमाप क्या होगा भाई, परिमाप मतलब चारों भुजाएं कितनी होंगी, 48 हो जाएंगी। तो 48 यहाँ पर तार की लंबाई हो गई। अब आयत जो बनाया गया है 16 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, तो 16 इधर होगा 16 इधर होगा, तो 16 16 32। अब बचा कितना, जो बचेगा दो भुजाएं बच रही हैं, तो 48 से 32 को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर क्या 16 बचेगा। तो ये इधर की 8 भुजा, ये हो जाएगी 8 भुजा। इसका हमें ज्ञात क्या करना था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 16 को हम 8 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 16 को 8 48, ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 59 में आपका 3 वाला करेक्ट बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप भाग देकर कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा एक तरीका क्या है, देखिए सब में क्या है, पहली बात तो जो अंश और हर का गैप सब में एक एक है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे गैप सब में देखिए एक एक है, अंश यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 गैप है, हालांकि और सब में एक है, तो हमें भाग देकर ही चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम भाग देंगे सबको, तो यहाँ पर 5/6 सबसे पहले आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा होगा, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, सबसे बड़ा ये 5/6 होगा, और दूसरा इसमें आएगा 3/4, मतलब ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बनेगा करेक्ट। तो मैथ्स का पोर्शन फिनिश होता है। जानका ये जैसा भी लगा वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही अभी आगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।